सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। दफतन मुझे एक अमकानी खतरे का एहसास हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सावरी के दूसरे साथी हमारे निसफ जहाज पर मौजूद हों। तुम क्या चाहती हो? मैंने तेज नज़रों से घूरते हुए पूछा। आहिस्ता बोलो। सरदार को अगर शुबा हो गया कि मैं तन्हाई में तुमसे मिली हूँ तो मेरा दुश्मन बन जाएगा। उसने सरगोशी की और फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता वो तेज़ी से अंदर आई और पलट कर कैबिन के दरवाजे को आहिस्ता से बोल्ट कर दिया। और खिलाफ तवक्का टॉमी ने इस वक्त भौंकने की कोशिश नहीं की। शायद उसकी छठी हिस्स ने भांप लिया था कि सावरी इस वक्त मेरे कैबिन में किसी खतरनाक इरादे से नहीं आई। और समूरा की हालत अब कैसी है? मैंने सावरी के चेहरे के तासरात को बिगौर पड़ते हुए आहिस्ता से पूछा। और फौरी तौर पर मैंने उससे ये दरख्वास्त करने की इजाज़त नहीं की कि उसकी असलियत क्या है और उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में किस तरह और कहाँ से सीखी। और किसी जल्दबाजी का मुजाहरा करके मैं उस पर अपनी बौखलाहट का इजहार नहीं करना चाहता था। पहले से बेहतर है, उसने होंठ काटते हुए आहिस्ता से कहा। दर्द की शिद्दत को रफ़ा करने वाली गोली के साथ मैं उसे नींद की गोली भी दे आई हूँ, मबादा कि उसकी आंख दोबारा ना खुल जाए। तुम खासी ज़हीन और दूर अंदेश मालूम होती हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि सर्जन कैलाश ने जो ऑपरेशन किया है वो कामयाब साबित होगा? सावरी ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा। मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। रहा कैलाश का मामला तो मैं हमेशा से उसकी सलाहियतों का मोतरफ हूँ और मैंने पूरे वसूख से कहा कि कैलाश एक बेहद कामयाब और तजर्बाकार सर्जन है। अगर सरदार का ऑपरेशन कामयाब रहा तो जजीरे के लोग उसकी सेहत का शानदार जश्न मनाएंगे। सावरी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया तो मैं चौंक उठा। क्या तुम्हें सरदार समोरा की ज़िंदगी अजीज़ नहीं? वो मुझे अपने बाप ही की तरह अजीज़ है, वो तेज़ी से बोली। अगर उस शरीफ आदमी ने मुझे बेटी ना बनाया होता तो शायद मैं खुद अपने हाथों से अपना गला घोटने पर मजबूर हो चुकी होती। हैरत है, मैं ज़हर खान से बोला। तुम इन वैश्यों की तरह शरीफ कह रही हो जो तहजीब की अबजद से भी वाकिफ़ हैं, और मैंने सिर्फ सरदार के बारे में अपनी राय का किया है, वरना इसी कबीले में मकाला जैसे बकार और अय्यार दरिंदे भी मौजूद हैं। सावरी नहायत हकारत से जवाब दिया और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोली। तुम लोग खुश नसीब हो जो अभी तक जिंदा हो, शायद इसलिए कि हमने खुद को समुंदर और हवाओं का देवता ज़ाहिर करके उन्हें खौफज़दा कर दिया है। तुम किसी हद तक ठीक समझ रहे हो, लेकिन ज़रा समूरा को ठीक हो जाने दो, उसे जामे सेहत नोश कर लेने दो, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जजीरे पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दौलत और इक़्तिदार की खातर देवताओं को अपनी हवस की भीन चढ़ा डालने से दरेग नहीं करते। ओह, मैंने सावरी की बात का मफ़हूम भांपते हुए कहा कि गोया तुम मुझे ये बावर करना चाहती हो कि जिस तरह तुमने वैश्यों से द्रोहगोई के सहारे अपनी ज़िंदगियां महफूज की हैं, उसी तौर कबीले के कुछ सरदार, वो लोग भी हमारे साथ तकरीब कारी में मसरूफ़ हैं और उन्हें गालबन समूरा की ज़िंदगी की खातर हमारे साथ समझौता करना पड़ा। क्या समूरा और मनामा को इस बात का इल्म नहीं कि मकाला उनके यहाँ आस्तीन का सांप है? मालूम है, लेकिन कबीले के सरबराह आवरों लोगों के दरमियान कोई राज ऐसा मुश्तरक है जिसकी वजह से वो मकाला के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। और सावरी के लहजे में करब की ख्वाहिश थी और जिसे महसूस करके मेरे ज़हन के दरीचे खुलने लगे और मुझे ख्वाब की बातें याद आईं कि जैक्सन ने भी मकाला को समूरा के बाद सरदार बनने का हवाला दिया था, लेकिन बोगा के नाम पर मकाला चौंक उठा था। और जैक्सन की बातों से यही अंदाज़ा हुआ कि बोगा, जो कुछ साल कबल और दफीना के कबीले का सरदार था, मरा नहीं बल्कि ज़िंदा था। और वो बातें ख्वाब की थीं, लेकिन चौका जैक्सन जैसे पुरअसरार शख्स की ज़ुबान से अदा हुई थी, इसीलिए बेला मकसद नहीं हो सकती। मैं चंद लम्हे गहरी निगाहों से उसके चेहरे पर अचानक उभरने वाली नफ़रत हकारत के मिले जुले तासरात को देखता रहा और फिर तारीकी में हवा के दोष पर एक तीर छोड़ते हुए बड़े मैनी खेत अंदाज में बोला। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं
तो तुम्हारा साबका सरदार बोगा अभी तक मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और तुम उसकी बात को इस कदर वसूख से कैसे कह सकते हो। इस बार सावरी के चौंकने की बारी थी। समूरा के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले मकाला और वो एक दूसरे के साथी और गहरे दोस्त होंगे, और मैंने रुक रुक कर कहना शुरू किया। समूरा को कबीले की सरदारी से गरज थी और मकाला को यार की यारी से, और दोनों हम प्याला और हम नवाला थे, लेकिन योगा के दरमियान से गायब कर देने के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती गई। और अब मकाला किसी ऐसे मौके की तलाश में है जो ना सिर्फ उसकी सरदार की गद्दी फराहम कर दे, बल्कि तुम्हारे खूबसूरत वजूद को भी बिला शिरकत गैरे उसकी मलकियत बना दे। और तुम्हें ये बातें किस तरह मालूम हुई? गोया मेरा ख्याल दुरुस्त है कि बोगा अभी ज़िंदा है, और मकाला और समोरा दोनों इस राज से वाकिफ़ हैं। हाँ, तुम्हारा ख्याल ठीक है, और मेरा ये अंदाज़ा भी अपनी जगह यकीनन दुरुस्त होगा कि मकाला को इक़्तिदार से ज़्यादा तुम अजीज़ हो। शायद इसीलिए वो समोरा को इस तरह रास्ते से हटा देना चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मैंने ठोस लहजे में कहा। और एक बात बज़ाहिर मकाला के हक़ में जाती है, बुरा ना मानना। अगर उसने महज तुम्हारी खातर अपना बर्ताव कम अज़ कम मकाला के साथ नरम रखना चाहिए था, और सरदार मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन मुझे मकाला के हाथों किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगा। और मकाला को यकीनन ये राज मालूम होगा कि योगा कहाँ रोपोश आ गया, और वो इस राज की कीमत के सिलसिले में समूरा के सामने तुम्हारी बोली क्यों नहीं लगा देता। वो ऐसा नहीं कर सकता, सावरी हकारत से बोली। योगा की ज़िंदगी का राज उस कबीले वालों का मालूम हो गया तो वो सरदार समूरा के साथ साथ मकाला की भी तिक्का बोटी कर डालेंगे। और क्या तुम वाकिफ़ हो कि बोगा कहाँ कैद है? मैंने संजीदगी से दरियाफ़त किया। हाँ, समूरा ने मुझे अपना हम राज बना लिया है, और सिर्फ इसलिए कि अगर वो इस दुनिया में बाकी ना रहे तो मैं मकाला के नापाक और गंदे हाथों को अपनी तरफ बढ़ने से रोक सकूं। और हो सकता है कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मेरा ख्याल उसके बरअक्स है, मैंने मामले की नज़ाकत महसूस करते हुए कहा। एक अमकानी शुबे का इज़हार किया कि समूरा की मौत के बाद मकाला जैसा अय्यार और मकार शख्स फौरी तौर पर तुम्हारी जानब रजू नहीं होगा, और ऐसा करने से बेशतर वह सबसे पहले बोगा को या तो हमेशा के लिए ठिकाने लगा देगा या मौजूदा कैद खाने से किसी और जगह मुंतकिल कर देगा। नहीं, मकाला बोगा को कत्ल नहीं कर सकता, वो तेजी से बोली। और दफीना के वैशी दरिंदे गैर मज़हब होने के बावजूद कुछ अकीदे रखते हैं और जानते हैं कि किसी सरदार को कत्ल उन पर तबाही और बर्बादी भी ला सकता है, इसीलिए बोगा को कत्ल नहीं किया गया। और हाँ, ये हो सकता है कि मकाला सरदार की मौत के बाद बोगा को किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दे। तूने मुझे इस सिलसिले में अपना राजदार क्यों बना लिया? मैंने थोड़े तवक्कुफ से पूछा। महज इसलिए कि तुम अपने दोनों साथियों को इस बात से बाज रखो कि वह मेरी शख्सियत में किसी दिलचस्पी का इजहार करने की हमाकत से गुरेज करें, वरना मकाला को अगर शुबा हो गया तो कहर बनकर उन पर टूट पड़ेगा। और तुम कैलाश और जैकब को गलत समझ रही हो। वो दोनों, मैं अपनी नहीं मकाला की बात कर रही हूँ, जो चीते से ज़्यादा खूनख्वार और लूमड़ी से भी ज़्यादा चालाक और अय्यार तबीयत का मालिक है, और कबीले के बेशतर लोग उससे खौफजदा रहते हैं। सावरी ने सपाट मगर संजीदा अंदाज में जवाब दिया। ये और बात है कि वह तुम लोगों के झांसे में आ गया, लेकिन एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं होगा, और उसकी दिली ख्वाहिश होगी कि समूरा का ऑपरेशन कामयाब ना होता, कि वो एक तीर से दो शिकार कर सके। और उम्मीद है कि तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। हाँ, समूरा की मौत के बाद हमारे देवता होने का भ्रम टूट जाएगा। मैं अब चलती हूँ, सरदार के होश में आने से बेशतर मुझे उसके पास होना चाहिए। और उसने जल्दी से कहा, और मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुम लोगों का रवैया बेहद मोहतात होना चाहिए, और मेरे सिलसिले में खुलकर अपनी दिलचस्पी का इजहार कभी ना करना। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से सवाल किया। तुम्हारी असलियत क्या है, और तुम अंग्रेज़ी इतनी रवानी से किस तरह बोलती रहती हो? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारा ताल्लुक़ भी हमारे ही तरह? हाँ, सावरी ने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। मैं तुम्हारे अंदाज़े की तरवीद नहीं करूँगी, लेकिन ये एक तवील कहानी है। ज़िंदगी रही तो फिर किसी वक्त तफसील से बताऊँगी। और हाँ, इस बात का सख्ती से ख्याल रहे कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात का इल्म
किसी तीसरी शख्सियत को नहीं होना चाहिए और तुम्हारे साथियों को भी नहीं, वरना खेल की बसात उलट जाएगी। मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताना पसंद नहीं करोगी कि बोगा कहाँ कैद है। और मैंने संजीदगी से कहा और फिर अपने सवाल की वजाहत करते हुए बोला, मेरा मतलब है कि खुदा न ख्वास्ता अगर अचानक समूरा और तुम्हारे खिलाफ हालात का रुख तब्दील हो जाए तो मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैं कमोबेश 14 साल से इन्हीं दरिंदों के दरमियान परवरिश पा रही हूं और इसलिए ये भी जानती हूं कि मुझे अपने बचाव की खातिर किस वक्त और क्या अकदाम करना ज़रूरी है और बोगा को कहाँ रखा गया है। फिलहाल मैं इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकती। बूढ़ी पहाड़ी का क्या राज है। मैंने अंधेरे में एक और तीर छोड़ा। यकीनन कोई बहुत ही अहम वजह होगी जो सरदार समूरा ने हमें किसी सूरत में भी उसकी सीमत ना जाने की सख्ती से ताकीद की है। मेरा मशवरा भी यही है कि कभी भूल कर भी बूढ़ी पहाड़ियों की सीमत जाने का इरादा ना करना, वरना वो दिन तुम दिनों की जिंदगी का सबसे ज्यादा तबाहकुन दिन होगा और तुम्हारी बर्बादियों के बाब में एक इबरतनाक अजाफा होगा। और इस वक्त मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकूंगी। सिर्फ एक सवाल और। मैंने सावरी को दरवाजे की समत पलटता हुआ देखकर ठोस आवाज में कहा, क्या तुम मुझे हंगारू और उसकी मुकद्दस रूह के बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? सावरी के बढ़ते हुए कदम यकलख्त रुक गए और वह तेजी से पलटकर मुझे हैरत से घूरने लगी और चंद सानी मेरे चेहरे पर तारी तासरात को पढ़ने की कोशिश में मसरूफ रही और फिर बोली, तुमने ये नाम कहाँ से सुना? और मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैंने दीदा दानिस्ता अपने होंठों पर एक फातहाना और मैनी खेत तबस्सुम बिखेरते हुए कहा, और हंगारू के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम। अलबत्ता एक बार सरदार ने इतना जरूर बताया था कि उसका नाम जानवर और जिस नस्ल से अब तकरीबन नापीद हो चुकी है और किसी ज़माने में अफ्रीका के खतरनाक घने और नाकाबिले अबूर जंगलात में पाया जाता था। और समूरा के बयान के मुताबिक जब कोई शख्स 40 रोज़ तक उस खून ख्वार जानवर को भूखा प्यासा अपनी कैद में रखने के बाद उसकी हड्डियों के ढांचे को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो हंगारू की रूह उसके ताबे हो जाती है और उससे मुस्तकबिल में पेश आने वाले तमाम हालात से आगाह करती रहती है। और वैशी कबीले के लोग हंगारू को बेहद अजीम और मुकद्दस समझते हैं और उसको भी काबिल इतरा समझते हैं जो हंगारू के पिंजर का मालिक बन जाता है। लेकिन तुम परेशान मत हो। मैंने एक बार फिर फातहाना अंदाज में अपनी बड़ाई का इजहार करते हुए कहा, जाओ और जाकर सरदार की खिदमत करो और वक़्त आने पर तुम्हें हमारे बारे में भी हैरत अंगेज इंकशाफ मालूम हो जाएंगे। और सावरी मुझे कुछ देर तक हैरत भरी नज़रों से घूरती रही और हंगारू के तज़किरे ने उसे शशदर कर दिया था। और फिर वो अचानक किसी ख्याल के तहत तेजी से पलटी और कैबिन का दरवाज़ा बंद करती हुई बाहर निकल गई। मैं पुर इसरार जैक्सन के बारे में सोचने लगा जो जजीरिया एपिया पर भी उसकी मौत के बाद हंगारू की साल खुर्दा हड्डियों के ढांचे को लेकर हल करने के बाद और ज़्यादा हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक बन गया था। संदल की मानूस महक मेरे सांसों से टकराई तो मैं एक लम्हे को कसमसाया और फिर ख्वाबों के दरीचे खुलते चले गए। जहन पर गनूदगी का जो खमार था वो टूट कर रेदा रेदा हो गया और मैंने तारीकी के पर्दे चाह करके दूसरी सिमत देखा तो मेरी सांसों की रफ्तार और तेज हो गई। कुछ धुंधले नकूश आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहे थे और शीशे पर भाप की चादर मेरी सांस की तपश पाकर सिरकी तो दिल की धड़कनों में भी इजाफा हो गया। वो यकीनन मेरी रूह मेरी दरख्शां थी और शब ख्वाबी का हल्का आसमानी रंग वाला लिबास आज भी उसके अर्गवानी वजूद पर सरसरा रहा था और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खूबसूरत होंठों पर तबस्सुम के जादू जगाती वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी और करीब और करीब और फिर मुझ पर नशे की से कैफियत तारी होने लगी। वो मेरी इस कदर करीब थी कि मैं उसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और उसकी जुल्फें उसके कुंदन जैसे कोमल शरीर पर नागलों की तरह लहरा रही थी, बल खा रही थी। और एक मुद्दत बाद मुझे अपनी ज़िंदगी का कुर्ब नसीब हुआ तो मैंने उठकर उसका शयान शान इस्तकबाल करने की कोशिश की, मगर उसने मुझे रोक दिया और फिर उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घूलने लगी। जमाल, मुझे यकीन था कि तुम मेरी ख्वाहिश की तकमील ज़रूर करोगे। दरख्शां, मेरी ज़िंदगी, मैं तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता था। लेकिन समुंदर के बदतरीन और होलनाक तूफानों ने बहरी उकाब को रोंद कर
पाश पाश कर दिया और मेरा सफ़र तुम्हारा सफ़र पूरा हो गया जमाल। वो मेरा जुमला काटते हुए बोली, मौजू ने तुम्हें जो साहल दिया है यही तुम्हारी मंजिल है। मेरी मंजिल तो तुम हो, तुम कहाँ हो? मैंने बड़े अस्तराब का इजहार किया और लम्हों का तवील सफ़र तमाम हुआ और अब फासले बहुत मुख्तसर रह गए हैं। उसके गुलाबी होंठों पर मुसर्रतें उभर आईं और हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मैंने तुमसे यही कहा था। क्या तुम्हारा क़याम यहीं और दफीना के जजीरे पर है? मैंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। थोड़ा इंतज़ार कर लो मेरी खातर, पर तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकोगे। और मेरा दम घुटने लगता है मेरी ज़िंदगी, मैंने शिकायत की। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मेरे लिए बेहद अज़ियतनाक है और मेरे दुश्मनों ने अरसा हयात मेरे ऊपर तंग कर रखा है। और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। रूहें वक़्त और फासलों की कैद से आज़ाद होती हैं। वो यकलख्त मलूल हो गई और तुम पर कुछ बीती है, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में मेरी बेचैन रूह पर कर्बनाक लम्हों ने कैसी कैसी शदीद और आहनी ज़रबें लगाई हैं। दरख्शां, मैं तड़प उठा। हाँ जमाल, जब तुम मिलोगे तो तुम्हें तफसील से बताऊंगी। मौत और ज़िंदगी के दरमियान रास्ते कितने संगलाख और वीरान होते हैं। और फिर वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। उसने पलट कर अकब की जानब देखा और उसके चेहरे पर खौफ के बादल मंडलाने लगे और मैंने उसका खौफ का सबब दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन वो जैसे परछाई थी और पलक झपकते में मेरी निगाहों से उजल हो गई। उसी लम्हे खट खट की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं हड़बड़ाकर जाग उठा और मैं शायद ख्वाब की कैफियतों से दो चार था। और मैं नज़र घुमाकर टामी को देखा जो हस्बे दस्तूर अपने मखसूस अंदाज में टांगों में सर रखे कैबिन के मशरकी कोने में महुए ख्वाब था और मेज़ पर रखी हुई घड़ी रात के 1:30 का ऐलान कर रही थी। और मैंने असाब पर तारी बोझल जमूद को तोड़ने की खातिर तवील जमाही ली और फिर दोबारा बिस्तर पर दराज होने के इरादे से कदरे झुका था कि खट खट की आवाज़ दोबारा मेरी कुव्वत समाज से टकराई और मैं चौंक कर सीधा हो गया। वो आवाज़ ख्वाब नहीं, हकीकत थी। कोई मेरे कैबिन के दरवाजे पर होले होले दस्तक दे रहा था और मेरे ज़हन में सावरी का ख्याल उभरा। शायद वो मुझे अपनी असलियत के बारे में बहरी उकाब से उतरने से बेशतर आगाह करना चाहती थी और मैंने बहरहाल खतरे के अमकान को नज़रअंदाज नहीं किया। तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर उस पर अपनी गिरफ्त जमाई और पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे के करीब आ गया और बाहर मौत का बेहानक सन्नाटा तारी था। मैंने जल्दबाजी से ग्रेज किया और दरवाजे से कान लगाए बाहर की सुन गिन लेता रहा, लेकिन जब थोड़े वक्फे के बाद तीसरी बार खट खट की आवाज़ ऐन मेरे कान के पर्दे पर उभरी तो मैं पूरी तरह चौकस हो गया। कौन है? मैंने आहिस्ता से दस्तक देने वाले को आवाज़ देकर मुखातब किया। दरवाज़ा खोलो जल्दी। बाहर से घबराई हुई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी और वो सावरी नहीं थी। अलबत्ता बोलने वाली ने अंग्रेज़ी ही में मेरे सवाल का जवाब दिया था और लबो लहजे से यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि उसे अंग्रेज़ी पर खासा अबूर हासिल है। तुम्हारा नाम क्या है? और इतनी रात गए तुम मुझसे मिलने का वक़्त मत ज़ाया करो। दूसरी जनब से तेजी से जवाब मिला, दरवाज़ा खोलो वरना मौत तुम्हारे ताक़ब में किसी काहली का सबूत नहीं देगी। और एक सानियों को मेरे ज़हन में यह ख्याल बड़ी सूरत से उभरा कि टामी को बेदार कर दूं ताकि वो मुझे किसी फौरी खतरे की सूरत में मदद पहुंचा सके। लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और आहिस्ता से उल्टा हाथ बढ़ाकर दरवाजे की चरखनी खोली और फिर हैरत अंगेज फुर्ती से उछलकर एक सिमत हो गया। मबादा के सामने से किया जाने वाला पहला हमला ही मेरी ज़िंदगी का चिराग ना गुल कर दे। और दरवाज़ा खोलते ही वह तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और उसने फिर बरक रफ्तारी से कैबिन को बोल्ट कर दिया और मैंने उसकी तरफ देखा। सूरत व शक्ल के एतबार से वो मकामी ही लग रही थी। पिस्ता कद और बड़े बड़े खदूखाल की मालक होने के साथ साथ उसके जिस्म में चुस्ती और फुर्ती कूट कूट कर भरी हुई थी और ख़ास तौर पर उसकी आंखों की चमक काबिले दी थी। यूं लगता था जैसे किसी बरकी निज़ाम ने उसके स्याह जिस्म पर आंखों के हलकों के दरमियान 2 बल्ब रोशन कर दिए हों। और अभी मैं उसका तफसीली जायज़ा लेने में मुनहिक था कि वो दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से मेरी जानब पलटी और मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर एक लम्हे को शशदर हुई और फिर उसे अपना सीधा हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मुट्ठी खोल दी और उसके गुदाज हथेली पर लकड़ी से मिलती जुलती कोई मुख्तसर सी शय नज़र आ रही थी।
اور قبل اس کے کہ میں کچھ دریافت کرتا وہ ٹھوس مگر مدھم آواز میں بولی، اسے جلدی سے اٹھاؤ اور حلق کے نیچے اتار لو۔ یہ ہے کیا شاہ؟ میں نے اس کی بے پرواہی کو مشکوک نظروں سے محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، اور میرے پستول کا رخ اس کی سینے کی سمت تھا۔ ٹریگر پر انگلی کا ہلکا سا دباؤ اس کی ساری پھرتی اور عیاری کو ایک پل میں دھواں کر سکتا تھا۔ اسے مقامی زبان میں ٹونگا کہتے ہیں اور تم اسے حیرت انگیز بوٹی بھی کہہ سکتے ہو۔ اس نے سنجیدگی سے مجھے باور کرانے کی کوشش کی، اسے کھا لینے کے بعد قاتل سے قاتل زہر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور کسی زمانے میں یونانی طبیب اس کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ نایاب ہو چکی ہے اور تم اسے مجھے کھلانا چاہتی ہو۔ میں نے اسے خطرناک نظروں سے گھورا، جلدی کرو ورنہ بلو پائپ کے ذریعے پھینکی گئی زہریلی سوئیاں تمہارے وجود کو پلک جھپکتے میں نیست و نابود کر سکتی ہیں۔ بہت خوب، میں نے زہر خان سے کہا، مکالا نے تمہیں میری موت کے لیے منتخب کر کے یقیناً اپنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو اور سیدھی طرح اپنے آنے کا مقصد بتاؤ، ورنہ مجھے تمہاری جوان موت پر کوئی افسوس نہ ہوگا۔ شاید مکالا کے ساتھی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر تمہارے طاقوں میں چل پڑے ہیں اور میں ان کی ناپاک قدموں کی آہٹ سن رہی ہوں، اس نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک فرش پر لیٹ کر لکڑی کے تختوں سے کان لگا کر کچھ سننے لگی اور بظاہر وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ مجھ پر حملہ ہوور ہونے کی خاطر بہانے تلاش کر رہی ہے، اور میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود کو اس کی پونڈ سے دور کر لیا اور پستول پر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی، اور پھر میں نے اسے للکارتے ہوئے کہا، پھرتیلی ناگن، اپنا یہ ناٹک ختم کر دو، میں تمہاری اصلیت اور اتنی رات گئے اپنے کیبن میں آنے کا مقصد جان چکا ہوں۔ اور وہ بدستور آدھے منٹ تک زمین پر اوندھی لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہتھیلی پر رکھی ہوئی بوٹی جسے اس نے ٹونگا کا نام دیا تھا ایک بار پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جتنی جلدی ممکن ہو اسے حلق سے نیچے اتار لو اور میرے ساتھ اس آدھے جہاز سے نیچے چلو، اور ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ اپنے دشمنوں کو جہاز پر آنے سے پہلے ہی موت کی ابدی نیند سلا دیں تاکہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ اور اس بار اس پر اسرا لڑکی کا لہجہ حکمانہ تھا اور میں نے پلٹ کر کوئی سخت جواب دینا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک یک لخت تیز ہو گئی، وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری آنکھوں میں جھانکتی رہی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری تمام قوت مدافعت جواب دے گئی ہو، اور میں پوری طرح اس کی نگاہوں کے سحر میں ڈوبتا چلا گیا۔ شاید وہ عمل تنویم میں ماہر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کی تپش سے بچانا چاہا مگر بچا نہ سکا۔ ان آنکھوں میں بلا کی کشش تھی اور میں تسخیر ہو گیا، اور پھر کسی سعادت مند معمول کی طرح اس کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی بوٹی اٹھائی اور اسے حلق کے نیچے اتار لیا، اور ٹونگا کی تیزی میرے وجود میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اترتی چلی گئی، اور مجھے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میرے سوچنے سمجھنے کی قوت جیسے سلب کر لی گئی تھی۔ اور پھر لڑکی کی پلکوں کو جنبش ہوئی، اس کے گداز ہونٹ متحرک ہوئے اور مجھے گھورتے ہوئے بولی، تم نے جینی کی بات مان کر خود کو نادیدہ خطرات سے بڑی حد تک محفوظ کر لیا ہے، اور تمہارا تعلق اس گروہ سے ہے، تو میری خاطر مکالا کی دشمنی کیوں مول لے رہی ہو؟ میں نے جینی کے زہر سے آزاد ہوتے ہوئے پوچھا، اور یہ وقت تفصیلی باتوں کا نہیں، میرے ساتھ آؤ، ابھی ہمیں اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اور 1:30 بجے رات کو تاریکی میں ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ جہاز سے نیچے قدم رکھنا ہر چند کے عقل مندی کے منافی تھا، لیکن میں اس وقت بھی کسی غیبی قوت کے زیر اثر تھا جو مجھے جینی کے مشورے پر عمل کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور کیبن کے دروازے کو آہستہ سے کھول کر ہم باہر آ گئے، اور کھلے عرصے پر اور دیوتا کا طویل قامت اور بے ہنگم بت اس وقت کچھ زیادہ ہی پر اسرار ہولناک نظر آ رہا تھا، اور جزیرے پر ہر سمت تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ساحل سے ٹکرانے والی موجوں کا شور اس تاریکی کا خوفناک صوتی اثرات دے رہا تھا، اور جینی کا وجود بھی اس وقت میرے لیے کسی خطرناک چھلاوے سے کم نہیں تھا۔ وہ تاریکی کے باوجود نہایت پھرتی اور تیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم نے سفر ریت پر قدم رکھا تو مجھے پھریری آ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس وقت کوئی آواز مت نکالو، چپ چاپ میرے ساتھ قدم بڑھاتے رہو؟ اینی نے سرگوشی کی۔ جینی نے سرگوشی کی اور پھر مجھے کھینچتی ہوئی جہاز کی بائیں جانب ایک ایسے مقام پر لے آئی جہاں ریت کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور ہم اس محفوظ مقام پر بیٹھ کر
जहाज पर चढ़ने उतरने वालों को बआसानी देख सकते थे। सुनो, जीनी ने रेत के टेले से टेक लगाते हुए मुझे निहायत मध्यम आवाज में मुखातब किया। क्या तुमने कभी ब्लू पाइप के जरिए सुइयों का इस्तेमाल किया है? नहीं, मैंने थूक निगलते हुए पूछा। फिर तुम खामोश बैठे मेरी तरफ पूरी तवज्जो से देखते रहना, और तजर्बा इंसान को सब कुछ सीखने पर मजबूर कर देता है, वो बड़े एतमाद से बोली। और दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा? क्या वो तुम पर शुबा नहीं करेंगी? जीनी उनके लिए मर चुकी है इसलिए। और मेरी बात का जवाब देते देते अचानक उसने मुझे खामोश रहने की ताकीद की और फिर रेत में और ज्यादा दुबक कर बैठ गई, और उसकी तवज्जो बस्ती से जहाज की सिमत आने वाले रास्ते पर मरकूज थी, और मैं भी उसकी तकलीद में आंखें फाड़ने लगा। और कुछ देर तक मुझे कोई खास बात नजर नहीं आई, लेकिन उसके बाद वो 3 इंसानी साए मुझे भी दिखाई देने लगे, जो आगे पीछे कदम उठाते हमारे जहाज की जानब तेजी से बढ़ रहे थे। और मैं उनकी शक्लें देखने से कासर था, मगर इतना जरूर समझ सकता था कि इतनी रात गए वो हमारे लिए कोई खैर सगाली का पैगाम लेकर नहीं आ रहे, और उनके इरादे यकीनन खतरनाक थे। लेकिन जीनी कौन थी? उसे मकाला और उसके साथियों के खतरनाक इरादों का इल्म किस तरह हो गया? और मेरे ज़हन में जीनी से मुतल्लक मुतअद्दिद ख्यालात जन्म ले रहे थे, और मैंने पलट कर उसकी सिमत देखा तो चौंके बगैर नहीं रह सका। अपने होंठों के दरमियान उसने एक कलम जैसा पाइप दबा रखा था, और उसकी उकाबी आंखें बहरी उकाब की जानब बढ़ते हुए दुश्मनों पर मरकूज थीं। गालबन वो ब्लू पाइप था जिसे उसने अपने कपड़ों में कहीं छुपा रखा था, और उसकी कैफियत इस वक्त किसी ऐसे खतरनाक चीते जैसी थी जो अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठा हो। और मैंने जीनी को मुखातब करना मुनासिब नहीं समझा। उन 3 मुतहरक सायों को देखने लगा जो हर लम्हा जहाज की सीढ़ियों से करीब तर होते जा रहे थे, और फिर अचानक उनमें से एक लहराता हुआ जमीन बोस हो गया, और दूसरे का अंजाम भी वही हुआ। तीसरे ने पलट कर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने जीनी की तीसरी फूंक की आवाज़ सुनी, और उसके साथ ही वो आखिरी दुश्मन भी कराहता हुआ ढेर हो गया, और पहले 2 दुश्मन मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर ही खत्म हो गए थे, और मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन जीनी बेहद मुतमिन नजर आ रही थी, ब्लू पाइप और बची हुई सुइयों के कपड़ों में लपेट कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे संभाल कर एहतियात से अपने पास रखना। वैशी और जंगलियों के खिलाफ रिवाल्वर और पिस्तौल के मुकाबले में ये हरबा तुम्हारे लिए ज्यादा कारआमद साबित होगा। और क्या मकाला को अपने आदमियों की इत्तला नहीं होगी, लेकिन उस वक्त जब वो सुबह बेदार होकर अपनी कामयाबी का अंजाम देखने के लिए तुम्हारी तरफ आएगा, वो अब हमारे और मकाला के दरमियान बाकायदा ठन जाएगी। जरूरी नहीं, जीनी ने बेपरवाही से जवाब दिया, और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम लोग समुंदर और हवाओं के देवता हो, और इसी हैसियत में मकाला को अपनी लामहदूद कुव्वतों का यकीन दिलाकर खौफजदा भी कर सकते हो। और मेरे लिए अब क्या हुक्म है? अपने कैबिन में जाकर आराम से सो जाओ, और सूरज निकलने से बेशतर तुम और तुम्हारे साथी बिल्कुल महफूज रहेंगे। जीनी, मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद बादबी ज़बान में कहा, तुमने टोंगा वाली बूटी के बारे में जो बात कही है वो सच है, और जवाब में जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्कात के खिलाफ ही था। जीनी ने ब्लू पाइप निकाल कर उसमें से एक जहरीली सुई रखी, और फिर से होंठों के दरमियान दबा लिया, और मेरा ख्याल था कि वह मुझे इसके इस्तेमाल का तरीका सिखा रही है। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के नीचे अंधेरा फैल गया। जीनी के मुंह से खारिज होने वाली फूंक के साथ ही मुझे कोई बारीक सी शय अपने बाएं बाजू पर उतरती हुई महसूस हुई, और एक लम्हे को मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई हो, और दूसरे लम्हे मुझे अपने हल्क में कांटे पड़ते महसूस हुए, और तीसरे ही लम्हे मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा। आखिरी बात जो मेरे डूबते हुए जहन में महफूज रही वो चकरा कर रेत के टेले पर गिरना थी, और उसके बाद चारों तरफ गुप अंधेरा तारी हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कैबिन में बिस्तर पर मौजूद था, और गुज़श्ता रात की पुरअसरार बातें मेरे जहन में उभरी तो बौखलाकर बिस्तर से नीचे उतर आया। टॉमी को दरवाजे के करीब टहलता देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि कैबिन का दरवाज़ा दस्तूर बंद है, और टॉमी का रोज़मर्रा का मामूल था कि सुबह उठते ही वो दरवाजे के अतराफ चकराता रहता, और जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूं वो उसके करीब से नहीं हटता था। और टॉमी की ज़रूरियात का ख्याल करके मैं दरवाज़ा खोलने के इरादे से आगे बढ़ा तो मेरे ज़हन को फिर धचका लगा। रात आखिरी बार मैं रेत के टेले पर तेवरा कर गिरा था, और जेनी ने ब्लू पाइप से जो जहरीली सुई फेंकी थी वो मेरे बाजू में चुभी थी, और फिर बेख्तियार मेरी नज़रें अपने बाएं बाजू पर पड़ी तो मैं उछल पड़ा।
ठीक उसी जगह जहां रात जीनी ने मुझे ब्लू पाइप का शिकार करने की कोशिश की थी। सुई लगने का एक छोटा सा सुर्ख मगर बेहद वाज़ेह निशान मौजूद था। गोया मैं जिसे ख्वाब समझ रहा था वो हकीकत थी, और मैं जल्दी से पलट कर अपने बिस्तर के करीब आ गया। तकिया उठाकर देखा तो दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। पिस्तौल के साथ ही मुक्त सिर थैली नुमा कपड़े में ब्लू पाइप और सुइयां मौजूद थीं, जिसके जरिए हमारे 3 दुश्मनों को कमाल होशियारी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन की उलझी गिरहें खुलने लगीं, और जीनी ने मुझे टोंगा नामी एक बूटी खिलाई थी। और उसके बाद जब हमारे दुश्मन मौत की नींद सो गए तो मैंने जीनी से इस हैरत अंगेज बूटी के सिलसिले में इस्तफसार किया, और जीनी ने इस बात का अमली मुजाहरा कर दिखाया कि डूंगा खा लेने के बाद जहर का असर काम नहीं करेगा। उसके बाद गालबन वही मुझे कैबिन तक लाई और बिस्तर पर लिटाकर वापस चली गई। लेकिन एक सवाल मेरे जहन को बदस्तूर उलझा रहा था कि कैबिन के दरवाजे को अंदर से किस तरह बंद किया गया। और मैं खासी देर तक जीनी के पुरअसरार वजूद के बारे में गौर करता रहा, और टॉमी बार बार मेरी तरफ मलतगी नज़रों से देख रहा था, और बिल आखिर मुझे उस पर तरस आ गया, और मैंने दरवाजे के बोल्ट खोले तो वह खुशी से उछलता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। और टॉमी के जाने के बाद मैं भी जल्दी जल्दी रोज़मर्रा के मामूलों से फारग हुआ और लिबास तब्दील करके बाहर आ गया, जहां जैकब और कैलाश फोल्डिंग चेयर पर बैठे खासे खुशगवार मूड में गुफ्तगू कर रहे थे। टॉमी के भौंकने की आवाज़ सुनकर सावरी भी अपने कैबिन से बाहर निकल आई, लेकिन गालबन मकाला और उसके साथियों को देखकर वो समूरा को उनकी आमद से बाखबर करने वापस लौट गई, और जैकब की पुष्टों का साहल की जानब थी, इसलिए वो टॉमी के भौंकने का सबब मुझसे पूछ रहा था। और मगर कबल इसके कि मैं सवाल का जवाब देता, मकाला और उसके साथी सीढ़ियां फलांगते हुए अर्शे पर आ गए, और कैलाश चौका सीढ़ियों के सामने बैठा था, इसलिए पहले उसी ने हस्बे मामूल देवताओं जैसे भारी भरकम लहजे में मकाला को मुखातब किया, सुबह बखैर मकाला। और सुबह बखैर मकाला ने बारी बारी हमारे चेहरों पर मशकूक नजर डालते हुए खुश्क और तीखे अंदाज में जवाब दिया, तुम पर और तुम्हारे साथियों पर देवता का दरूद और रहमतें नाज़िल हों, लेकिन मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं तो तुम और तुम्हारे दोस्त इस वक्त कुछ परेशान नजर आ रहे हो। कैलाश ने मकाला के तेवर महसूस करते हुए संजीदगी से कहा, क्या मैं तुम्हारी उलझन का सबब दरियाफ्त कर सकता हूँ? अगर तुम तेजता हो तो अपनी लामहदूद और लाजवाल कुव्वत से मालूम कर लो कि हमसे क्यों पूछ रहे हो। और मकाला ने जहर खन से बोला, और उसके जवाब में तलखी और गहरा तंज था। हम सब कुछ जानते हैं मकाला, कैलाश ने यकलख्त नाखुशगवार लहजे में अख्तियार किया। तेवरी पर बार लाते हुए खुश्क आवाज में कहा कि रात की तारीकी में जो गुनाह परवान चढ़ते हैं वो अभी हमारी निगाहों से उलझन नहीं रहते, और सूरज देवता की रोशनी में चेहरों पर जो सादगी और मासूमियत नजर आती है, हमारी निगाहें उनके अंदर तक देखने की ताकत रखती हैं। और हम दिलों की धड़कनों के असबाब भी जानते हैं, और ये भी इल्म रखती हैं कि कब कौन सा लम्हा किस किस्म की करवट लेने वाला है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर पेशानी पर आड़ी तिरछी सिलवटें नमूदार हो जाएं तो ये देवताओं की नहीं, इंसानों की शिनाख्त होती है। गोया तुम जानते हो कि हम इस वक्त किस मकसद से आए हैं। मकाला ने अपना निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया, और कैलाश ने उसे नीम हकीम और फुटपाथी तजवीज़ों के अंदाज में मरऊब करने की कोशिश की थी। मगर मकाला को गालबन अपने वो 3 साथी याद आ रहे थे जो गुज़श्ता रात पुरअसरार जेनी की हिकमत अमली से मौत की अब्दी नींद सो गए थे। हाँ, मैंने कैलाश की मुश्किल आसान करने की खातर ठोस आवाज में जवाब दिया, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त खिलाफ तवक्का इस कदर इजरत में सरदार समूरा से क्यों मुलाकात करना चाहते हो। तुम्हारा कुछ खो गया है और तुम उसकी तलाश में भटक रहे हो। और बूढ़े मनामा ने भी यही जवाब दिया था, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं बता सका। उसके आगे क्या है ये तुम नहीं जान सकते, मैं सपाट लहजे में बोला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह सब क्यों और कैसे हो गया। और मकाला के मसनूई चेहरे वाले साथियों में से एक ने अपना जुमला मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर टॉमी अचानक गजदार आवाज में भौंका और वो उछल कर पीछे हट गया। और उसी वक्त समूरा अपने कैबिन से नमूदार हुआ, और सावरी उसके साथी और मकाला के साथी सरदार की ताज़ीम में कदरे झुके और फिर सीधे हो गए। लेकिन मकाला बदस्तूर गर्दन ऊंची की और सीना ताने खड़ा रहा, और समूना की तजर्बागार और दूर भी नजरें कुछ देर मकाला के तेवर देखती रहीं, और फिर उसने आहिस्ता से सवाल किया, क्या कबीले पर स्याह आंधी के बादल मंडला रहे हैं?
हाँ, मकाला होंठ काटते हुए बोला। हमारे खास टोले में 3 अफराद कम हो गए। क्या ये कैसे मुमकिन है? समूरा ने हैरत से पूछा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं भी तुम्हें यही इतला देने आया हूँ कि सरदार को 12 साल बाद हमारे दरमियान फिर अफरा तफरी फैल रही है। कौन थे वो? मेरे बेहतरीन दोस्त कीमू, राका और बंगा। मकाला ने हमारी जानब एक सरसरी नजर डालते हुए जवाब दिया। आधी रात गए तक वो मेरे साथ थे, लेकिन अब मैंने जजीरे का कोना कोना छान मारा, उनका कोई पता या सुराग नहीं मिला। और डोंगे समूरा यकलख चौंकते हुए दरियाफ्त किया, अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर तीनों कहाँ गए? मनामा का क्या कहना है? और वो अभी तक चिकनी रीत पर बैठा उल्टी सीधी लकीरें खींच रहा है। मकाला चुभते हुए बाद में बोला। अलबत्ता उसने दबी जुबान में यह भी कहा है कि हमने चौका अपनी रस्मों से मुंह फेर लिया है, इसलिए और लोग का अताब हम पर जरूर नादल होगा। और समूरा ने कोई जवाब नहीं दिया, हाथ मल कर रह गया। और मैं देख रहा था कि वह मकाला के आखिरी जुमले के बाद किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। और मनामा के हवाले से जिस रस्म का जिक्र किया गया था वो हमारे इल्म में थी, और मैं भी ये समझ रहा था कि मकाला इस वक्त निहायत अय्यारी और मकारी से अपने जुर्म और कातराना इक़दाम को जजीरे पर हमारी आमद और देवता की नाराजगी के से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मुझे इस वक्त नई मालूमात हासिल करके बेहद खुशी हुई कि समूरा ने यकीनन रवानी और जल्दबाजी में डोंगे के बारे में दरियाफ्त किया था, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे और दफीना से फरार का एक रास्ता अचानक मुझे नजर आ गया हो। और डोंगा लगवी एतबार से छोटी कश्तियों को कहते हैं, मगर हमारे लिए यह भी क्या काम था कि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और मैं पूरी तवज्जो और इन्हमाक से समूरा के चेहरे के तासरात का मुताला करता रहा, और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि मकाला के तीनों साथी जिन्हें उसने कीमू, राका और बंगा के नाम से याद किया था, कहाँ गायब हो गए। और उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा था जैसे वो तीनों अचानक और पुर इसरार तौर पर गायब हो गए हों, जबकि मैं गुज़श्ता रात खुद अपनी निगाहों से उन तीनों को बारी बारी जीनी के हाथों मौत के घाट जहन्नम रसीद होते हुए देखा था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तीनों जजीरे पर मौजूद नहीं? समूरा ने कुछ तवक्कुफ के बाद गहरी संजीदगी से सवाल किया। तुम्हारा क्या ख्याल है सरदार? क्या मकाला द्रोहगोई से काम ले रहा है? और मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन हमें देवता औरों को खुश और राजी करने के लिए कुछ कुर्बानियां देना होंगी, वरना हम सब खतरनाक और होलनाक अताब का शिकार हो जाएंगे। मकाला ने समूरा को उकसाने की कोशिश की और फिर हमें हकारत भरी नजरों से घूरने लगा। और समूरा इस बार भी होंठ काट कर रह गया। उसे फौरी तौर पर कोई आखिरी फैसला करने में हचकचाहट महसूस हो रही थी, और सावरी की नजरें बदस्तूर मकाला के चेहरे पर मरकूज थीं। उन नजरों में मकाला के लिए नफरत और हकारत कूट कूट कर भरी हुई थी, और तब मैं खामोश ना रह सका। समूरा की उलझन को दूर करने की खातिर जरूरी था कि मैं देवता के ढोंग आड़ लेकर इशारों के नाम में मकाला को यह बावर कराने की कोशिश करता कि हमारी कुव्वतें लामहदूद हैं, और हम उसकी नापाक साजिश और खतरनाक चाल से आगाह हो चुके हैं। यूं एक तीर से 2 शिकार हो सकते थे। मकाला ना सिर्फ ये कि हमारी देवताओं वाली हैसियत को तस्लीम करके खौफजदा हो जाता, बल्कि आइंदा के लिए हमारे खिलाफ किसी खतरनाक इक़दाम से भी गुरेज करता। लिहाजा मैंने उठते हुए कहा, सरदार समूरा, हम देख रहे हैं कि तुम इस वक्त किसी अंदरूनी उलझन का शिकार हो। क्या हम देवता की हैसियत से तुम्हारी किसी मुश्किल को आसान कर सकते हैं? और मकाला के बयान के मुताबिक हमारे खसूसी टोले के 3 अफराद कल रात अचानक गायब हो गए, और यह हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं। और समूरा ने दबी जुबान में कहा, और ऐसा हमेशा उसी वक्त होता है जब औरों देवता हमसे नाराज हो। और तुम परेशान मत हो, हम समुंदर और हवाओं के देवता बखूबी जानते हैं कि देवता और तुमसे नाराज नहीं हैं। और मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। और फिर हमारे तीनों साथी क्या हुए? मकाला ने तंग आकर पूछा। शायद उसे मेरी मदाखलत नागवार गुजरी, और मैंने मुस्कुराते हुए मैंने खेज निगाहों से मकाला को घूरा, और फिर यकलख्त खुद पर गहरी संजीदगी तारी करते हुए बोला, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को हड़प कर जाती है, और आसमानों पर जो फैसले लिखे जा चुके हैं वो हर हाल और हर सूरत में पूरे होते हैं। और कल रात एक हंगारू के बेचैन रूह मेरे पास आई, और उसने यही कहा था कि जजीरा और दफीना के कल रात की बारात भारी थी, और मुझे यह भी बताया गया कि 3 इंसान पुरस्कार तौर पर गायब हो जाएंगे। हंगारू की रूह? मकाला चौंका और फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम हंगारू के बारे में क्या जानते हो?
مکالا اچانک میرا لہجہ غضبناک ہو گیا اور میں نے اسے خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں مخاطب کیا۔ تم گستاخ ہوتے جا رہے ہو، شاید تم نے ابھی تک ہمیں دیوتاؤں کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا۔ بولو، کیا تم جاننا چاہو گے کہ کیمو، راکا اور بنگا کل رات گپ اندھیروں میں کس مقصد سے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اور مکالا میری گھن گھڑ سن کر بوکھلا گیا، بگلے جھانکنے لگا اور میں نے اسی لمحے ایک اور کربکاری ضرب لگائی۔ گندے اور ناپاک ارادوں کو بے نقاب کرنا دیوتاؤں کی شان کے خلاف ہے، لیکن تم اگر ہمارا امتحان لینا چاہو تو میں تیار ہوں اور تمہیں پوری تفصیل سے کل رات کی پوری کہانی سنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم سننا پسند کرو گے؟ نہیں، مکالا گڑبڑا گیا اور وہ پوری طرح مجھ سے مرعوب ہو چکا تھا اور وہ سٹپٹا کر بولا، میں اور میرے ساتھی تمہیں دیوتا مانتے ہیں اور تم نے سردار کو رسولی کے عتاب سے نجات دلا کر ہم سب پر احسان کیا ہے۔ ہمارے اوپر تمہاری خدمت فرض ہے۔ سمورا نے مجھے عقیدت مند نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے تینوں مخصوص آدمی کہاں گم ہو گئے؟ اور وہ دیوتا کو جو قربانی درکار تھی وہ پوری ہو چکی، اور تم بھی دیوتاؤں کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ اور سمورا نے مجھ سے پھر کوئی استغفار نہیں کیا، خاموشی سے آگے بڑھ کر عرشے پر رکھے ہوئے بت کے سامنے سرنگو ہو گیا۔ مکالا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے سردار کی تقلید میں سر جھکا دیے، لیکن ساوری اور کیلاش دونوں کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور میں اپنی جگہ سینہ تانے کھڑا رہا، لیکن ایک سوال میرے ذہن کو بھی الجھا رہا تھا، جینی کون تھی اور مکالا کے تینوں ساتھی جو ہماری زندگی کے خریدار بن کر بحری عقاب کی طرف بڑھے تھے، ان کی لاشیاں اچانک راتوں رات کہاں غائب ہو گئیں؟ میں مکالا کو مرعوب کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر کیلاش اور جیکب دونوں پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے، اور کیلاش اس بات پر بدے تھا کہ میں کچھ باتوں کا علم رکھتا ہوں لیکن کسی خاص مصلحت کی بنا پر اس سے زبان تک لانے سے گریز کر رہا ہوں، اور کیلاش کا قیاس اپنی جگہ 100% درست تھا، لیکن میری مجبوری اپنی جگہ تھی۔ اور پھر جیکب کسی جونک ہی کی طرح مجھ سے الجھتا رہا۔ تم نے مکالا کے تینوں ساتھیوں کے سلسلے میں نہایت یقین اور اعتماد سے کہا تھا کہ تم اس مقصد سے واقف ہو جس کے تحت وہ کل رات اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، جیکب نے کہا، اور تم نرے گاؤدی اور کند ذہن واقع ہوئے ہو۔ میں بولا، ظاہر ہے کہ ہر شخص جو رات کے گھپ اندھیرے میں نصف رات گئے گھر سے باہر نکلے گا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، اور تم نے اسے کہانی بھی تفصیل سے سنانے کی دھمکی دی تھی، اور وہ یکلخت گڑبڑا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے تیزی سے جواب دیا، وہ بھی ایک نفسیاتی حربہ تھا جو بے حد کامیاب رہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اب تو مجھے یقین بھی ہو چلا ہے کہ مکالا ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے۔ کوئی وجہ؟ ہاں، اس کی 2 وجوہ ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اول تو یہ کہ اس نے سمورا کو دیوتا اور اوروں کی ناراضگی کا حوالہ دے کر ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے تینوں ساتھیوں کے گم ہو جانے میں اس کی کسی ذاتی چال کو دخل نہیں تھا تو پھر وہ تفصیلی کہانی والی بات پر کیوں بکھلا گیا؟ اور ممکن ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، جیکب نے سپاٹ ہوتے ہوئے کہا، لیکن فوراً ہی چونک کر بولا کہ تم نے کسی ہنگارو کی روح کا ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے اس حوالے پر بھی مکالا کو چونکتے دیکھا، اور اس نے ہنگارو کے بارے میں تمہاری معلومات دریافت کی تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اسی وقت میرا لہجہ اچانک غضبناک ہو گیا تھا، اور میں نے فوراً ہی گفتگو کا رخ مکالا کے غائب ہونے والے ساتھیوں کی سمت پھیر دیا۔ چلو مان لیا، مگر تمہاری زبان پر اچانک ہنگارو ہی کا کیسے آ گیا؟ اور کوئی نہ کوئی ایسی بات تو کرنا ہی تھی جو ان کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل فہم ثابت ہوتی۔ ہنگارو ہی کیوں؟ جیکب نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ کسی محبت کی روح کا حوالہ دوں، لیکن تمہاری خفگی کے خیال سے مجھے مجبوراً ہنگارو گھرنا پڑا، اور تخم تاثیر صحبت کا اثر ہی ایسے موقعوں کے لیے کہا گیا ہے۔ جیکب نے ناخوشگوار انداز میں جواب دیا، اور پھر کیلاش پر ایک نظر ڈالی اور میرے کیبن سے ترملاتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ تو چمٹ ہی گیا تھا۔ میں نے جیکب کے جانے کے بعد اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے اس مسئلے کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر اسی روز ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہم سب کو انگشے بداں کر دیا، اور دوپہر کے وقت خلاف توقع
سمورہ اور ساوری ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، اور میرے استغفار پر سمورہ نے یہی بتایا کہ اپنے آدمیوں کی گمشدگی اور دیوتا کی خوشنودی کی خاطر اس نے اور ساوری نے برت رکھا ہے، لیکن ہماری خوشی کی خاطر وہ میز پر موجود تھے، اور جیکب میز پر برتن اور ڈشیں لگانے میں مصروف تھا، اور ہم نے کام کے سلسلے میں اپنی اپنی باری مقرر کر رکھی تھی، اور کیلاش سمورہ کے ساتھ اس کے گم شدہ ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اور میں خاموش بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اور اچانک سمورہ نے کیلاش کی باتیں کرتے کرتے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بے چینی سے بولا، ہواؤں کے دیوتا، کیا تمہیں یقین ہے کہ مقدس اور وہم سے اس بات پر خفا نہیں ہوگا کہ ہم اس کے پجاریوں کی معقول حفاظت نہیں کر سکے؟ شاید مکالہ کی باتوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، میں نے روکھے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور پھر بھی سردار کی حیثیت سے کسی شبے کی تصدیق کر لینا میرا فرض ہے، اور ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیلاش نے سمورہ کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں ہمارے دیوتا ہونے پر شبہ ہے؟ آزمائش صداقت کی کسوٹی ہوتی ہے، سمورہ نے دبی زبان میں کہا، تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، اور کیلاش نے بھی سمورہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جو اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد چھت کی جانب گھور رہا تھا۔ وہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیلاش نے کرسی پر پہلو بدل کر پوچھا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم پہلے پیٹ پوجا کر لیں اور اس کے بعد تم بڑے شوق سے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کا چکر چلاتے رہنا؟ جیکب، کیا تم کچھ دیر کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ کیلاش نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، کبھی کسی معاملے کی سنگین نوعیت پر بھی غور کر لیا کرو۔ گفتگو کے نوعیت کی پیش نظر اس وقت جیکب کی وہ حرکت مجھے بھی ناگوار محسوس ہوئی، اور سمورہ اور ساوری نے بھی اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے خود جیکب کی سٹی بھی گم کر دی۔ پلیٹ میں کھانا نکالنے کے بعد جیکب نے ہمارے طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، اور پھر اس نے پہلا نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اچانک جیسے کیبن زلزلے کی کیفیت سے دو چار ہو گیا۔ کھانے کی وزنی میز لڑکھڑا کر اس طرح پلٹی کہ اگر جیکب اچھل کر ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو شاید اس کے نیچے دبا ہوتا۔ کھانے کے تمام برتن یکے بعد دیگرے پرشور چھناکوں کی آواز سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے، اور ڈشوں میں موجود کھانا پورے کیبن کے فرش پر پھیل گیا، اور جیکب کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی بکھلا کر کرسیوں سے اٹھ گئے۔ سمورہ اور ساوری چونکا میز کی دوسری جانب بیٹھے تھے، اس لیے کیلاش نے انہیں خون خوار نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیا، اور میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ سمورہ نے جسے جیکب کی جلد بازی بری لگی تھی، میز الٹ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور میری نظریں بھی سمورہ کی جانب اٹھ گئیں جو کیبن سے باہر کی طرف متوجہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ عرشے پر رکھا ہوا دیوتا اوروں کا بے ہنگم اور ہیبت ناک بت بھی سرتاپا یوں لرز رہا تھا کہ جیسے غصے کی شدت سے کانپ رہا ہو، اور پھر سمورہ نے جو حرکت کی وہ سب ہی کے لیے بے حد حیرت انگیز اور ناقابل وضاحت تھی۔ اوروں کی جانب سے نظریں ہٹا کر اس نے کیلاش کو ایک نظر دیکھا، اور پھر یک لک سجدے میں گرا اور کیلاش کے قدموں پر اپنی پیشانی رگڑنے لگا، اور ساوری اپنی جگہ کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی، اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کی کیفیت موجود تھی۔ اورو دیوتا کا بت سرتاپا لرز رہا تھا، اور ہمارے علاوہ اس وقت ساوری بھی دم خود تھی، اور سمورہ بدستور کیلاش کے قدموں پر اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا، اور کھانے کی میز اتنی ہلکی کبھی نہیں تھی کہ ایک آدمی اسے آسانی سے الٹ دیتا، اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال ابھرا کہ وہ سمورہ کی حرکت رہی ہوگی، لیکن پھر مجھے اپنے خیال کی ترویج کرنا پڑی۔ قصور اگر کسی اور کا تھا تو پھر سمورہ کس جرم کی پاداش میں کیلاش کے قدموں پر ماتھا ٹیکے پڑا تھا، اور میرے ذہن میں متعدد خیالات گڈ مڈ ہو رہے تھے، اور پورے کیبن میں کھانے کے برتن ٹوٹے پڑے تھے، اور مجھے اس بات پر بھی شدید حیرت تھی کہ ٹامی نے نہ تو اس اچانک آفتاب پر حلق سے کوئی آواز نکالی، اور نہ ہی اس نے کھانے کے سامان پر منہ مارا، اور وہ بھی ہماری طرح سہما سہما خاموش کھڑا تھا، اور میں نے سمورہ سے نظریں ہٹا کر اوروں کے بے ہنگم بت کی جانب دیکھا جو یوں ڈانو ڈول نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتا تھا۔ کیلاش اور جیکب کی نظریں بھی بت پر مرکوز تھیں، اور پھر یک لخت میں نے ساوری کو بت کی جانب بڑھتے دیکھا۔ بت کے قریب جا کر اس نے ایک بار نگاہیں بلند کر کے آسمان کی سمت توجہ کی، اور پھر بڑی عقیدت سے گھٹنے توڑ کر اوروں کے مجسمے کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ اس کے ہونٹ متحرک تھے، شاید وہ بپھرے ہوئے دیوتا کو منانے میں مصروف تھی، اور اس کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ اوروں کا طویل قامت بت جو نشے میں دھت کسی بہکی ہوئے شرابی کی مانند اپنے قدموں پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا،
लम्हों में साकत नजर आने लगा और तब जैकब की सहमी हुई आवाज मेरी कानों से टकराई। रब्बे अजीम की कसम, हम शैतानों की बस्ती में आ फंसे हैं। जैकब, मैंने सरगोशी की, इस वक्त अपनी जुबान पर काबू रखो। जमाल, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? मेज का यूं अचानक उलट जाना और एक बेजान बुत का लर्जना, कांपना। क्या तुम्हारी अकल इन तमाम बातों को कबूल करती है? खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैंने जैकब को समझाने की कोशिश की। दूसरी सूरत में अगर हमने परेशानी का इजहार किया तो हालात हमारे हक में और ज्यादा मखसूस हो सकते हैं। और जैकब ने बौखलाए और दबे अंदाज में सर को खफीफ सी जुम्बश दी और फिर सावरी की जानब मुतवज्जा हो गया, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ी हो रही थी। और औरों के सामने हाथ बांधकर उसने 3 बार खुद को झुकाया और फिर पलट कर हमारे करीब आ गई। उसकी आंखों से वहशत और उलझन के मिले जुले तासरात अयां थे और एक उचटती हुई नजर उसने मेरी सिमट डाली और समूरा से मुखातब होकर बोली, मुकद्दस लोरे अजीम सरदार, देवता का गुस्सा सर्द पड़ चुका है और उसने हमें अपने अताब से निजात बख्श दी। समूरा ने सावरी की आवाज पर सर उठाया, अर्शी पर रखे हुए बेहंगम बोत पर नजर डाली और फिर खुद को संभालते हुए उठा। लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक खौफ और दहशत के असरात मौजूद थे और उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और जिस्म रह रह कर यूं कपकपा रहा था जैसे किसी नादीदा खतरे के शदीद झटकों से दो चार हो। और कैलाश ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली। समूरा, क्या मैं तुम्हारी इस गुर्गों कफियत का सबब दरियाफ्त करूं? और मैं हाथ बांध कर तुमसे रहम की दरख्वास्त करता हूं। समूरा ने लड़ते हुए कहा, तुम अजीम हो और मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की थी। और मेज के उलटने का क्या मकसद था जानते हो? कैलाश का लहजा बेहद सर्द हो गया। हाँ, समूरा सहमी हुई आवाज में बोला, मुकद्दस औरों ने मेरे शुबे की तरवीद कर दी और तुमने हमारी कुव्वतों को आजमाने की हमाकत की थी। क्यों? हाँ, मगर मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तुमने देख लिया अपनी हमाकत का नतीजा और औरों का बुत भी अपनी जगह लर्ज रहा था। कैलाश ने दबंग और ठोस आवाज में कहा और समूरा को कहर आलूद नजरों से घूरते हुए बोला, हमने तुमसे कहा था कि मोहतात रहना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। हम दिलों का भेद अंदर से पढ़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सावरी की मौजूदगी में अपनी जुबान से अपनी गलती का एतराफ़ करो। मैंने तुम्हारे खाने में बेहद तेज असर रखने वाला जहर मिला दिया था और इतना सरी और असर जहर के उस पर जुबान लगते ही हमारी मौत वाक़या हो सकती थी। कैलाश ने होंठ चबाते हुए जुमला मुकम्मल किया और समूरा ने कोई जवाब नहीं दिया। रहम तलब नजरों से कैलाश को देखता रहा और खाने के वजनी मेज कैलाश तपाट आवाज में बोला और उसे ऐन वक्त पर किसी ने उलट पलट कर रख दिया और वह तुम्हारी अजीम ताकत का एक अदना सा करिश्मा था। समूरा ने झुरझुरी लेते हुए कहा, और तुमने इसीलिए कहा था कि आजमाइश सदाकत की कसौटी होती है। मैंने तलख अंदाज में समूरा को मुखातब किया और तुम्हें वक्त के फैसले का इंतजार था कि अब तुम्हें यकीन आ गया कि आसमानी बलाओं और गर्दिशों का भेद सवाए देवताओं के और कोई नहीं जान सकता और सरदार को अपनी गलती का एहसास है। सावरी ने समूरा के चेहरे के तासरात महसूस करते हुए कहा, हमने जानबूझकर तुम्हें हलाक करने की कोशिश नहीं की और तुम अपनी जुबान बंद रखो लड़की। कैलाश तेजी से बोला, तुम्हें देवताओं की ताकत का अंदाजा नहीं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे सरदार की हमाकत ने तुम्हारे देवता को भी लर्ज उठने पर मजबूर कर दिया था? हाँ, और इसीलिए मैंने देवता के कदमों में सर झुकाकर अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और अगर मैं ऐसा ना करती तो देवता का आताब हमें बर्बाद कर देता। और सावरी का जवाब सुनकर मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और मुझे तवक्का नहीं थी कि वो भी समूरा के साथ हमारी मौत की साजिश में बराबर की शरीक होगी। एक लम्हे को सावरी के लिए मेरे सीने में नफरत का शदीद तूफान उभरा और मैंने सोचा कि इसकी दोहरी शख्सियत को बेनकाब कर दूं। लेकिन उसी लम्हे एक मानूस नस्वानी आवाज की सरगोशी मेरे कानों में तेजी से सुनाई दी, जल्दबाजी से ग्रेज करो वरना नुकसान में रहोगे। और मैं उस आवाज को सुनकर चौंक उठा। वो यकीनन जीनी की आवाज थी और मैंने पलट कर अपने अतराफ में देखना चाहा, मगर उसकी आवाज ने मुझे दोबारा टोका, नहीं, किसी बौखलाहट का मुजाहरा मत करना वरना तुम्हारा भांडा सरदार की नजरों में फूट जाएगा और खाने में जहर। समूरा के हुक्म पर सावरी ने मिलाया था और मेरे दिल में जो सवाल उभरने वाला था, जीनी की आवाज ने उसका जवाब देते हुए कहा कि वह मजबूर थी और अगर बर वक्त मेरी नादीदा कुव्वत ने
भूल जाओ इस पुरानी बात को, जीनी ने तेजी से कहा। आगे बढ़ो और जहर आलूद खाने को हलक से नीचे उतार कर समूरा को भी बावर करा दो कि सरी से सरी जहर भी देवताओं के लिए बेअसर होता है। और मैंने नजरें झुकाकर फर्श के उस हिस्से की जानब देखा जहां टूटी हुई डिश में तली हुई मछली का एक टुकड़ा मौजूद था, और कैलाश सावरी का जवाब सुनकर अभी तक उसे गोसीली नजरों से देख रहा था, और कैबिन में मौत का सन्नाटा तारी था। और फिर मैंने जीनी की एमा पर समूरा को मुखातब करते हुए कहा, और फिना के नासमझ और अहमक सरदार, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें समझने में शदीद गलती की, और तुम शायद भूल गए थे कि देवता अजीम और लामहदूद कुव्वतों के मालिक होते हैं। और फिर मैंने कैलाश की तरफ इशारा किया। ये मेरे दोस्त समुंदर के देवता ने अपनी कुव्वत के इशारे से मेज पलट कर तुम्हारी गंदी और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जहर का असर हम देवताओं के लिए कोई हकीकत नहीं रखता। कैलाश और जैकब ने मेरी जानब वजाहत तलब नजरों से देखा, और मैंने निहायत इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए कदम आगे बढ़ाए और डिश में बचा हुआ मछली का टुकड़ा उठा लिया। और सावरी की आंखों में उलझन और बेचैनी झलक उठी, और कैलाश ने मुझे रोका। नहीं जमाल, ऐसी गलती मत करना लड़की। मैंने कैलाश की बात अनसुनी करते हुए सावरी को सपाट नजरों से घूरते हुए संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस जहर आलूद मछली का टुकड़ा किसी इंसान की जिंदगी को पलक झपकने में मौत से हमकिनार कर सकता है? हाँ, सावरी ने थूक निगलते हुए मुर्दा आवाज में जवाब दिया। उसकी गजाली आंखों का असराब उसकी कफियत की तर्जुमानी कर रहा था। शायद वह मुझे जहर आलूद गजा खाने से मना करना चाहती थी, लेकिन समूरा की मौजूदगी में बेबस थी। गौर से देखो औरों के पुजारी, मैंने समूरा से सर्द लहजे में कहा, और मैं तुम्हारे दिल से शुबहात मिटाने की खातिर ये जहर आलूद मछली अपने हलक के नीचे उतार रहा हूं। कैलाश, इसे रोको। जैकब ने बौखलाकर जल्दी से कहा, शायद यह दीवाना हो गया है। और जमाल, मेरी बात सुनो, मछली के इस टुकड़े को। और मैंने कैलाश का जुमला पूरा नहीं होने दिया और दिल कड़ा करके मछली का टुकड़ा मुंह में रख लिया। और उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी, इसका नक्शा अल्फाज से नहीं खींचा जा सकता। मौत का तस्वर गुप अंधेरों की शक्ल में मेरी पलकों के नीचे कूद रहा था, लेकिन शायद जीनी की आवाज ने सहर ने मुझे पूरी तरह मस्कर कर लिया था, और जो मैंने किसी हचकचाहट के बगैर मछली को एक ही झटके में हलक से नीचे उतार लिया। और उस वक्त गालबन मेरे होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जिसका अंदाज मुझे जैकब की बात से हुआ। अंजील मुकद्दस की कसम, यह दीवानगी है कि इंसान जहर खाकर मुस्कुराने की कोशिश करे। और कैलाश ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से एक जरा भी जुम्बश न कर सका और फटी फटी निगाहों से देखता रहा। सावरी के दिल की धड़कनें नुमाया नजर आ रही थीं, और समूरा एक लम्हे के लिए तो जैसे गंग हो गया, और फिर तेजी से आगे बढ़ा, और इस बार वो हाथ बांधकर मेरे कदमों पर गिर पड़ा। और जैकब यूं अपनी जगह साख्तो जामद नजर आ रहा था, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, और खुद मेरी हालत भी जैकब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। कैलाश और जैकब दोनों ही मुझसे शाकी थे कि उनका ख्याल था कि मैं उनसे बहुत सारी बातें पोशीदा किए हुए हूं, और वो हक में जानब थे। उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी इसी अंदाज में सोचा और जिस तरह वो सोच रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह मजबूर था। सावरी और जीनी दोनों ने मुझ पर जुबान बंदी की शर्त आयद कर दी थी, और हालात जिस अंदाज में रुख तब्दील कर रहे थे वो खुद मेरे लिए भी हैरान कुन थे। और जीनी ने मुझे टोंगा बूटी खिलाकर जहर के मुज़र असरात से महफूज कर दिया था, और उसी की नादीदा कुव्वत ने मुझे मजबूर किया कि मैं जहर आलूद मछली खाकर अपने गनीनों को शशदर कर दूं। और आम हालात में शायद मैं ऐसी हमाकत कभी भूल कर भी ना करता, लेकिन जीनी की पूरे इसरार कुव्वत ने मुझे पूरी तरह असीर कर लिया था। और बिलू पाइप के जरिए सुई मेरे बाजू में उतार कर उसने किसी हद तक मुझे इस अमर का यकीन दिला दिया था कि मैं जहर खाकर भी जिंदा रह सकता हूं। जमाल, मेरे अजीज दोस्त, मैं जानता हूं कि तुमने बहरी सफर किस मकसद से इख्तियार किया, और भाभी ने मरते वक्त तुमसे एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, और तुमने मरने वाली से अपनी मोहब्बत की बेपनाह अजहार के तौर पर एक अनजाने सफर का आगाज करने की ठान ली। लेकिन कैलाश, नहीं। वो मेरी बात काटते बदस्तूर संजीदगी से बोला, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ठंडे दिलो दिमाग से सुनने और समझने की कोशिश करो। वक्त और हालात ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हमारे चारों तरफ मौत के खतरों का जाल बिछा हुआ है, और हमारी एक जरा सी लग्जिश हमें किसी वक्त भी मौत से दो चार कर सकती है। ऐसी सूरत में क्या ये मुनासिब ना होगा
कि हम मिलजुल कर हालात का मुकाबला करें। और मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं मेरे दोस्त, लेकिन वो कोई ऐसा ही गहरा और अहम राज है जो हमारे दोस्तों के दरमियान दीवार बनकर हायल हो गया है, कैलाश ने कदरे नागवार अंदाज में कहा। दरख्शा भाभी शादी से पहले जिस मजहब से ताल्लुक रखती थीं और मैं आज भी उसी पर कायम हूँ। हिंदू होने के बावजूद मैं आवागौन के अकीदे पर यकीन नहीं रखता और मैंने तुमको ये बात पहले भी समझाने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त तुम जज्बाती हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा और तुमने अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करने की खातिर जिस सफ़र का आगाज़ किया और मैं और जैकब उसमें बराबर के शरीक हो गए।